हमने टॉपिक किया उस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हमारे पास में। देखो एमसीक्यू वगैरह तो आप लोग जवाब दे लेते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि आजकल आप लोग शॉर्टकट में एमसीक्यू ही करते हो। तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास में कि आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। देखो आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ। ओवर्ट बिहेवियर क्या होते हैं आपके पास में? भाई वो हमारे एक्शंस जो कि बाहर से आपको विजिबल है, आप उनको एक्शंस को देख सकते हो, जिस कारण से आप उनको डायरेक्टली जो है वो मेजर भी कर सकते हैं आपके पास। आ रही है बात समझ में? जैसे अभी मैं बोल रही हूँ आपके पास, तो आप देख सकते हो भाई मैं बोल रही हूँ, मेरे होंठ हिल रहे हैं, आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। इफ आई एम ब्लिंकिंग माई आईज, तो आप देख रहे हो मैं बार बार अपनी आंखें ब्लिंक कर रही हूँ, तो आप कहोगे कुछ गिर गया क्या आपकी आंख में, या दीदी कुछ प्रॉब्लम है। तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो कोई चीज जो आपके पास में आप बाहर देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्टली आपके पास में, वो होते हैं आपके पास में ओवर्ट बिहेवियर्स। मीन्स विजिबल आउटसाइड आपके पास, सीधा सा याद रखना, विजिबल आउटसाइड। और कोवर्ट क्या होते हैं आपके पास में? कोवर्ट वो है जो बाहर विजिबल नहीं होते, मतलब आपके पास ये हिडन होते हैं। दीज आर योर हिडन हिडन रिस्पॉन्सेस आपके पास में, या कोई आपका जो दिमागी तौर पे जो आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हो, योर मेंटल फीलिंग्स, योर ऑपरेशंस। जैसे अभी मैं आपसे बोल रही हूँ और सामने वो बातें कर रहा है, तो उसको देख के आई एम जस्ट इग्नोरिंग इट, मैं अपने फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं ला रही, पर मेरा दिमाग जो है वो अपने आप ही कर रहा है कि भाई इसके बाद एक बार उसने बात करी तो अभी मैं उसको पनिश करूंगी। तो ये आपके पास में जो होते हैं कोवर्ट होते हैं। तो कोवर्ट जो होते हैं ना आपके पास में, वो दूसरे को और डायरेक्टली आप ऑब्जर्वेबल भी नहीं हो सकते आपके पास, और साथ ही वो सेल्फ रिपोर्टिंग होते हैं। भाई उससे मुझे पता है, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरा पसीना निकल रहा है, बाहर से कोई देख रहा है, दैट्स ओवर्ट बिहेवियर आपके पास। बट मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, मेरा सांस फूल रहा है, भाई वो चीज आपके पास में जो है वो ऑब्जर्व हो रही है, सांस फूलना, पर जो हार्ट बीट बढ़ रही है वो किसी को ऑब्जर्व नहीं हो रही है आपके पास। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही अगर आप कोई मेंटल गेम खेल रहे हैं, पजल खेल रहे हैं, आप चेस खेल रहे हैं, तो आप जो है वो अपना कोई भी प्यादा या कुछ भी घुमाने से पहले आप सामने वाले का सोच रहे हो कि अगर मैंने इसको 2.5 कदम चलाया है घोड़े को, तो वो क्या क्या कर सकता है इसमें। तो दैट्स अ मेंटल स्ट्रैटेजी। समझ में आ रही है बात? वो सारे के सारे आपके पास में कोवर्ट है। देखो साइको में आंसर कैसे लिखना है। साइको में आंसर अगेन, आंसर आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। एंड प्लीज व्हेन यू आर डीलिंग विद साइकोलॉजी आंसर्स, एग्जांपल्स आर मस्ट। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बताते हैं। तो अगर हम इस पे आंसर को देखें तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे भाई आपके पास में एक्शंस। फॉरवर्ड क्या है आपके पास में? दीज आर एक्शंस दैट आर विजिबल, जो विजिबल है, डायरेक्टली मेजरेबल है, एंड दैट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, जिसको आप देख सकते हो, इजिली पहचान सकते हो, कोई भी बाहर वाला ऑब्जर्वर भी। एंड देन यू गिव एन एग्जाम्पल। खत्म का। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही कोवर्ट बिहेवियर में आपके पास क्या होता है? सबसे पहली चीज ये इंटरनल होता है आपके पास, मतलब हिडन रिस्पॉन्सेस होते हैं, मेंटल प्रोसेसेस होते हैं आपके पास में, दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड। खत्म। कोई लंबी कहानी नहीं लिखनी, कुछ नहीं लिखनी, जस्ट राइट द पॉइंट्स आपके पास में। एंड दीज आर सेल्फ रिपोर्टिंग। भाई ये हम अपने आप के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है आपके पास में। जैसे भी आपको बताया, इंटरनल चेस स्ट्रेटेजी आपके पास में, ये अपने लिए है, हमारे पास में हमारी फीलिंग्स, हमारी एग्जाइटी, ये हमारी खुद की है, कोई और नहीं कर सकता। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कहता है हाउ इज माइंड डिफरेंट फ्रॉम ब्रेन। माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है? देखो माइंड क्या है? माइंड फिजिकल है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हो रहे हैं आपके पास में, न्यूरॉन नेटवर्क्स हैं आपके पास, ब्लड वेसल्स हैं, टिश्यूज हैं, ये सब प्रेजेंट है आपके पास में। आप इसको फिजिकली टच कर सकते हैं, आप उसको स्कैन कर सकते हैं मशीन के अंदर ले जाके। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं माइंड की, ये सारी बात होगी हमारी ब्रेन की, अगर मैं बात करती हूँ माइंड की, सो इट्स नॉट फिजिकल। ये फिजिकल नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि इसमें सारे कंसेप्चुअल काम होते हैं, थिंकिंग का काम हो रहा है आपके पास में। क्या हो रहा है? थिंकिंग का काम हो रहा है आपके पास में। अब ये थिंकिंग किस पे बेस्ड होती है? जो हमारी थिंकिंग है किस पे बेस्ड होगी? रीजनिंग पे बेस्ड होगी, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मेमोरी है, इन पे बेस्ड होगी, परसेप्शन पे बेस्ड होगी आपके पास में। तो ये ऑब्जर्वेबल नहीं होती, कोई और आपके पास में ऑब्जर्व नहीं कर सकता, पर दोनों के दोनों आपके पास में इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्यों? अगर ब्रेन में डैमेज होता है तो माइंड ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि ब्रेन वो पोजीशन है जहां माइंड आपका लोकेटेड है, जहां सारे मेंटल फंक्शंस आपके पास में
हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगेन जब आप क्वेश्चन को बताएंगे तो आपने पहले दोनों को एक्सप्लेन करना है, कोई बड़ी कहानी नहीं लिखनी है, जस्ट राइट द पॉइंट्स आपके पास में। आप पहले एक्सप्लेन करेंगे ब्रेन क्या है, फिजिकल, कुछ बखान नहीं करना है, पॉइंट लिख दिया। फिजिकल है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसमें क्या प्रेजेंट है, अभी आपको बताया न्यूरॉन सेल्स, नेटवर्क्स, ब्लड वेसल्स, टिश्यूज सब प्रेजेंट है आपके पास। ये स्कल में लोकेटेड है। इट कैन बी फिजिकली टच्ड, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, आप इस पे ऑपरेट भी कर सकते हैं। बट जब हम बात करेंगे माइंड की, तो माइंड नॉन फिजिकल है आपके पास में। इसमें आपके पास क्या आते हैं, कंसेप्ट आते हैं जो कि आपके एक्सपीरियंसेस पे, थॉट्स, परसेप्शन, मेमोरी, मेंटल प्रोसेसेस पे बेस्ड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई साइकोलॉजी कंसिडर्ड अ सोशल साइंस? साइकोलॉजी को हम एक सोशल साइंस क्यों कंसिडर करते हैं? देखो साइकोलॉजी क्या था आपके पास, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। बिहेवियर कहाँ होगा, जहां आप सोशली आप इंक्लूड हो रहे हैं वहां पे आपके पास में होगा। सोशल साइंस क्या होता है, सोशल मतलब समाज, साइंस मतलब लॉजिक आ गया आपके पास। तो सोशल साइंस क्या है, ये भी आपके पास स्टडी है किसकी, समाज की। समाज में हम ह्यूमन बींग्स आते हैं, हमारा कल्चर आता है, हमारा इन्वायरमेंट आता है आपके पास में, तो ये सारी चीजें आती है। तो इसीलिए हम साइकोलॉजी को जो है वो एक सोशल साइंस भी कहते हैं। Psychology is classified as social science because it studies human beings within a सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। हम कहीं बाहर नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि भाई वो घर में कैसा बिहेव कर रहा है, स्कूल में कैसा बिहेव कर रहा है, टेंस सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रहा है, जब उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है तब वो कैसा बिहेव कर रहा है आपके पास में। तो इंट्रैक्शंस की बात हो रही है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है, जो कहाँ से आते हैं, जो हमारे सोशल इन्वायरमेंट से आते हैं, हमारे इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट से आते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए आपके पास में जो है वो साइकोलॉजी को हम एक सोशल साइंस भी कहते हैं। ऐसे आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, इसमें जब पूरा चीज आ जाएगी आपके पास में, कहता है कि साइकोलॉजी को डिफाइन करो। तीनों जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं आपके पास, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, उनको बताओ। तो सबसे पहले आपने साइकोलॉजी बता दिया कि भाई साइकोलॉजी क्या है, ये हमारे पास में एक फॉर्मली साइंटिफिक स्टडी है इन तीनों का, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर्स का। अब आप जो है वो तीनों चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं भाई, मेंटल मतलब माइंड के अंदर जो हो रहा है, आपकी मेमोरी, आपका एक्सपीरियंस, आपके परसेप्शन, आप कैसे किसी चीज को देख रहे हो, वो सब। एक्सपीरियंसेस क्या है आपके पास में, ये सब्जेक्टिव होते हैं, पर्सन टू पर्सन आपके पास में वेरी करेंगे आपके पास में, और यूनिक होते हैं हमारे पास में। मतलब डिपेंड करेंगे आपके पास में कि आपने क्या चीज एटलीस्ट रियल में विटनेस करी है आपने। वहीं पे बिहेवियर की अगर हम बात करें तो बिहेवियर क्या होता है आपके पास, वो एक्शंस होते हैं और रिएक्शंस होते हैं। दो तरीके से हो सकते हैं, जो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था आपके पास में, दैट कैन बी यार कि आपके पास ओवर्ट हो सकते हैं, कोवर्ट हो सकते हैं। जैसे एक को गुस्सा आ रहा है तो वो बड़बड़ करके गुस्सा निकाल दिया उसने जोर जोर से बोल के, वहीं दूसरे को गुस्सा आएगा तो वो क्या करेगा, वो दूसरा इंसान जो है वो गुस्से को बोल के नहीं निकाल रहा है। दूसरा इंसान क्या कर रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, वो अपने दांत पीस रहा है या अपनी मुट्ठी बंद कर रहा है। वहीं पे जो तीसरा है वो अपने इंटरनली माइंड को समझा रहा है, अरे यार शांत रह, इग्नोर कर, इग्नोर कर, इग्नोर कर। तो पहले दो का आपके पास फिर भी ऑब्जर्वेबल है, पर तीसरे का आप ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हो। सो मेंटल प्रोसेसेस क्या है, दीज आर द इंटरनल वर्किंग ऑफ आवर माइंड, जो कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, परसेप्शन में, लॉजिकल थिंकिंग में मदद करते हैं। एक्सपीरियंसेस देखो मैंने बताया सब्जेक्टिव होते हैं, इंटरनल स्टेट्स है, दैट इज यूनिक टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं आपके पास में, क्या आपने देखा है, क्या आपने महसूस किया। बिहेवियर्स आर एक्शंस एंड रिएक्शंस या रिस्पॉन्सेस आपके पास, जो कि दो तरह से होते हैं, दो आर कोवर्ट एंड ओवर्ट, ये आपको याद रखना है। क्लियर? सो लेट्स डू नेक्स्ट टॉपिक। आपके पास में कहता है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट्स। जब हम इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट्स की बात करें, मतलब हम जो हमारे पास डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्कूल्स बने ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। देखो अभी हमने यहाँ पे तीन चीजें कर ली हमारे पास में कि भाई साइकोलॉजी क्या है आपके पास में, साइकोलॉजी किस पे बेस्ड है भाई। साइकोलॉजी आपके पास में तीन एस्पेक्ट्स हमारे पास मेन आ गए जो हम इसके साथ डील करते हैं, दैट इज पहला आपके पास में क्या है बताइए, मेंटल प्रोसेसेस। Second is your experiences. And third is your behavior. Right? Mental processes, experiences एंड बिहेवियर आपके पास में। देखो मेंटल प्रोसेस वो एक्टिविटीज जो माइंड और ब्रेन के साथ रिलेटेड है, आपके कॉग्निशन के साथ में रिलेटेड है, जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में, आपको सोचने में मदद करते हैं। बेसिकली दे आर न्यूरल एक्टिविटीज आपके पास, जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड
आपको इन्वॉल्व करते हैं, इसमें रीजनिंग, थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग सब कुछ आता है। एक्सपीरियंसेस क्या है आपके पास में, जो लर्निंग आपने एक्वायर कर, द लर्निंग यू हैव एक्वायर्ड आपके पास। ठोकर लगी, आपको समझ में आया, हाय मेरे पैर में ही चोट लग गई, तो अगली बार देख के चलना है कि अगर कुछ रफ सरफेस है तो मुझे उसको टच नहीं करना है, मुझे उसको साइड से निकल जाना है। तो ये अपने इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस पे आपके पास में डिपेंड करते हैं। वहीं पे अगर हम बिहेवियर की बात करें तो ये रिस्पॉन्सेस, रिएक्शंस है जो अलग अलग एक्टिविटीज जिनमें कि हम एंगेज हो रहे हो उनके साथ में आपके पास इन्वॉल्व होते हैं। आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको नर्वसनेस फील हो रही है, आप किसी अनजान इंसान से मिल रहे हो, आपको हेजिटेशन फील हो रही है आपके पास में। सो दिस इज कोवर्ट एंड जो आपका ओवर्ट बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। तो जितने भी बिहेवियर्स होते हैं सिंपल, हम इनको सबसे आसान तरीके से बता सकते हैं एसआर कंसेप्ट से। एसआर क्या है? स्टिमुलस, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशन। मतलब कोई भी बिहेवियर आपके पास में है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आपके पास दोनों चीज कंटेन करेगा। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स दोनों इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं आपके पास। स्टिमुलस क्या होता है? जो चीज आपको अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण आप रिएक्ट कर रहे हैं आपके पास में। समझ में आई बात? सामने एक लिम्का की बॉटल रखी हुई है एंड आपको उसको देख के भाई लगा कि भाई मुझे इसको पीना है, और आपने बॉटल को उठाया और पिया, तो स्टिमुलस आपकी लिम्का की बॉटल है। रिस्पॉन्स क्या? आपने गड़गड़ कर करके पूरा एक बार में उसको पी लिया आपके पास। ठीक है, तो दे कैन बी इंटरनल, दे कैन बी एक्सटर्नल। सामने किसी ने जो है वो कोई ऐसी बात करी जो आपके कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में थी और आपको हर्ट फील हो गया। अब उन्होंने डायरेक्टली आपको नहीं बोला बट आपको हर्ट फील हो गया, like you lost your nana nani and somebody is talking about his nana nani, affection towards his nana nani, the way they are treating him in vacations, तो वो सुन के आपको जो है वो दुख फील हो रहा है। तो दैट्स एन इंटरनल स्टिमुलस एंड यू वॉक अवे फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन, दैट इज योर रिस्पॉन्स। समझ में आई बात? तो ये स्टिमुलस आपके पास में इंटरनल भी हो सकता है, आपके पास में एक्सटर्नल भी हो सकता है। एट द सेम टाइम सेम स्टिमुलस पे आपके अलग अलग रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। सेम स्टिमुलस पे आपको अलग अलग रिस्पॉन्स भी मिल सकता है, क्योंकि ये यूनिक होता है और ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन आपके पास, इस कारण से। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसी में हमने जो है वो साइकोलॉजी को देखा था कि साइकोलॉजी आपके एज अ डिसिप्लिन हमारे पास में प्रेजेंट है, जिसमें कि हमने इसको एज अ डिसिप्लिन नेचुरल साइंस और हमने इसको एज अ नेचुरल साइंस के डिसिप्लिन एंड सोशल साइंस के डिसिप्लिन के फॉर्म में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं भाई इसके जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, हम उन, ठीक है, तो हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी में इवोल्यूशन कैसे हुआ आपके पास। जैसे हमने डेफिनेशन का इवोल्यूशन देखा आपके पास में, तो ऐसे ही साइकोलॉजी में भी आपके पास में जो है वो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। देखो, आप जब इवोल्यूशन की बात करें तो उसको समझने के लिए आपको जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं आपके पास में उनको समझना पड़ेगा। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट्स, आपको इनको जो है वो समझना पड़ेगा। तो पहले इनको समझते हैं, उसके बाद में हम इनको डिटेल में करेंगे। देखो, आपके पास में पांच है आपके पास में, और भी हैं आपके पास, पर मेन हमारे पास पांच है। सबसे पहला आता है आपके पास में स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म हमारे पास में, देखो इस स्कूल को वुंडट ने दिया था। देयर वाज अ साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड वुंडट, विलियम वुंडट। इस स्कूल को विलियम वुंडट ने दिया था। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक्सपीरियंसेस अभी हमने देख लिया क्या होता है। तो इसमें क्या है हमारे पास में, हम कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं। देखो, हमने साइकोलॉजी के जो डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने क्या देखा था कि भाई साइकोलॉजी को पहले जो है वो स्टडी ऑफ सोल कहा गया, देन इवॉल्व होके डेफिनेशन आई आपके पास स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, माइंड के बाद में आई आपके पास में कि भाई हमारे पास कॉन्शियसनेस की स्टडी है, राइट, ये हमारी कॉन्शियसनेस की स्टडी है। तो इसी में आपके पास में हमारे पास में विलियम वुंडट साहब आए। विलियम वुंडट ने क्या किया था, इन्होंने 1879 में सबसे पहली साइकोलॉजिकल लैब को स्टैब्लिश किया, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी को सेटअप किया गया। देखो, कहा ये जाता है आपके पास में कि भाई हमारे पास में जो है वो जब हम किसी पर्सन की स्टडी कर रहे हैं तो वो अपने आप को जो है वो मॉडिफाई कर लेता है।
आप उसको घर में करोगे अलग ऑब्जर्वेशन आएगी, बाहर करोगे आपके पास में अलग ऑब्जर्वेशन आएगी। तो हम उसको जो है वो एक प्रॉपर ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी में, जहां सब्जेक्ट की जो है वो स्टडी की जाती है। तो 1879 में विलियम वुंडेट साहब ने जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी आपके पास में सेटअप की गई। और इनका कहना था कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी आपके पास में स्टडी है कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की आपके पास में। और वो भी हम कैसे करते हैं स्टडी, हम ये स्टडी करते हैं इंट्रोस्पेक्शन से। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन क्या है आपके पास में, दैट इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन से। अपने आप ऑब्जर्व करके आपने जो है वो स्टडी करना, जैसे बोलते हैं ना आंख बंद करके देखो सबसे पहले क्या दिखा, दैट इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन आपके पास में। पर इस मेथड को जो है वो आपके पास में बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज किया गया। क्यों क्रिटिसाइज किया गया, कहते हैं जो इंट्रोस्पेक्शन है आपके पास में, ये मेथड जो है वो सब्जेक्टिव है, सबसे पहली चीज, दिस इज अ सब्जेक्टिव मेथड। सेकंड कहते हैं भाई ये मेथड अनरिलायबल है आपके पास, दिस इज अनरिलायबल। अनरिलायबल क्यों, व्हेन अ पर्सन इज ऑब्जर्विंग सेल्फ, जैसे अगर मान लो मैंने किसी बंदे के सामने जो है वो मोबाइल फोन रख दिया, मैंने 5-6 बंदे हैं, मैंने मोबाइल फोन रख दिया और एक तरफ मैंने जो है वो उनके सामने लाइब्रेरी की कोई बुक रख दी, और मैंने कहा भाई तुम क्या लेना चाहोगे मुझे बताओ, अपने आप से अपनी इच्छा से बताओ क्या लेना चाहोगे। अब क्या होगा, बंदा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेगा, अपने आप से सोचेगा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेगा, अरे यार मैं अभी बुक लूँ या फिर मैं मोबाइल लूँ, कौन सा बेटर रहेगा, मुझे किससे ज्यादा फायदा होने वाला है। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें परमानेंटली दे दूंगी। दो एक जो है वो शर्मा शर्मी में क्या करेंगे, उनको मोबाइल चाहिए फिर भी बुक उठाएंगे। तो दैट्स अनडिनायबल। क्यों, हम अंदर झांक के नहीं देख सकते बंदे ने पहले क्या सोचा, वो हमें जो बताएगा हमें मानना पड़ेगा कि हाँ भाई तूने यही सोचा। इसीलिए इसको जो है वो क्रिटिसाइज किया गया एंड कहा गया कि भाई आपके पास में रिलायबल प्रोसेस नहीं है। समझ में आ गई बात, चलिए बहुत अच्छे। अब इसके बाद में आपके पास में आता है हमारे पास, जब कॉन्शियसनेस की बात हो रही थी हमारे पास, तभी आपके पास में एक और नया स्कूल बना, दैट इज फंक्शनलिज्म आपके पास में। फंक्शनलिज्म, देखो फंक्शनलिज्म किसने दिया था, दिस वाज गिवन बाय विलियम जेम्स। विलियम जेम्स आपके पास में, इसको दिया किसने, विलियम जेम्स। तो देखो विलियम जेम्स ने क्या कहा, अब विलियम जेम्स का जो मेन आइडिया था आपके पास में, ये मेन आइडिया था आपके पास में, नाम से पता चल रहा है फंक्शनलिज्म के बारे में। तो जो हमारे पास वुंडेट साहब थे, वुंडेट साहब ने क्या किया, उन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस की बात करी। मतलब उनका मेन आइडिया था कि आप माइंड को एज अ होल मत समझो, आप माइंड को जो है वो उसके बेसिक एलिमेंट्स जैसे सेंसेशंस, फीलिंग्स, इमेजेस, इसमें ब्रेक करो एंड देन आप उसको जो है वो स्टडी करो आपके पास में। पर वहीं पे हमारे पास जब विलियम जेम्स आए, विलियम जेम्स का कहना था आपके पास में कि आप माइंड के फंक्शन पे फोकस करो। इन्होंने कहा दैट यू फोकस ऑन द फंक्शंस और सॉरी पर्पस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, पर्पस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। कहते हैं स्ट्रक्चर की स्टडी मत करो, किसकी स्टडी करो, कहते हैं कि भाई आपके पास में आपके जो माइंड ने किसी तरह से किस कारण से रिएक्ट किया आपके पास में, उसकी स्टडी करो आपके पास में कि उसके पीछे का रीजन का क्या था, क्यों। इनका कहना था जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं आपके पास में, मेंटल प्रोसेसेस आर अडेप्टिव टू द इन्वायरमेंट, mental processes help individual to adapt to the environment, help individual to adapt to their environment। भाई इन्वायरमेंट में आप किस तरह से अडाप्ट करो करते हो जैसे आप अपने घर में बहुत टॉकेटिव हो, पर जब आप स्कूल में जाते हो आपको पता है मैं वहां पे कुछ भी मजाक नहीं कर सकता या कुछ भी अननेसेसरी बातचीत नहीं कर सकता, या ठीक है सवाल पूछ सकता हूँ पर फालतू सवाल नहीं। आप घर में सवाल पूछ लेते हो, बॉटल में पानी डाला तो पानी का कलर मुझे ऑरेंज क्यों दिखाई दे रहा है। आप स्कूल में ये नहीं पूछोगे कि बॉटल में पानी डाला तो उसका ऑरेंज कलर क्यों दिखाई दे रहा है आपके पास में। तो मतलब आपके जो मेंटल प्रोसेसेस है वो आपके अडेप्टिव टू इन्वायरमेंट होते हैं, आपको इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में मदद करते हैं। अगर मान लो आपका जो है वो मेंटल प्रोसेस उस लेवल का काम नहीं कर रहा जितना आपकी एज है,
तो आपको नहीं पता मुझे स्कूल में कैसे बिहेव करना है, मुझे घर पे कैसे बिहेव करना है, मुझे मार्केट में कैसे करना है, आपके लिए क्या होगा कि सब एक ही समान है और आप अपने एक ही तरीके से जो है वो बिहेव करोगे। समझ में आई बात? ये इनका बिलीफ था हमारे पास में। तो इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी में अपना इंपॉर्टेंट योगदान दिया है, जिसको कि हम आज के टाइम में भी पढ़ते हैं, एजुकेशन एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। क्लियर? तो ये था आपके पास फंक्शनलिज्म, जिसमें विलियम जेम्स आपके पास में थे। अच्छा, जेम्स के साथ में इसमें एक और पर्सन का नाम आता है, दैट इज जॉन डेवी। आपको पता होना चाहिए कौन सा साइकोलॉजिस्ट आपके पास में कौन से स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास विलियम जेम्स और जॉन डेवी आपके पास फंक्शनलिज्म के दो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे पास कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पे फोकस करते हैं कि लोग कैसे डील कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। आपके पास में अगेन मेथड कौन सा है? मेथड यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन ही है। मेथड कौन सा है आपके पास में? मेथड इज इंट्रोस्पेक्शन आपके पास। तो ये आपको बताता है वो चेंजेस जो आप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, इन्वायरमेंटल डिमांड या सिचुएशनल डिमांड। नेक्स्ट स्कूल आया था आपके पास बिहेवियरिज्म, वेरी पॉपुलर बिहेवियरिज्म। देखो बिहेवियरिज्म के फाउंडर कौन थे? इट वाज जॉन बी वॉटसन। मेन फाउंडर जॉन बी वॉटसन है। बाद में इसको स्किनर ने कंप्लीटली डेवलप किया था। इन्होंने कई सारी थ्योरीज दी थी जिनको कि हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। इनके हिसाब से साइकोलॉजी किस पे फोकस करता है? इनके हिसाब से साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करता है क्या? ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। साइकोलॉजी स्टडीज ओनली ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइड बिहेवियर। भाई वो बिहेवियर जो आपके पास में ऑब्जर्वेबल है एंड वेरीफाइड है आपके पास में, कि वो बायस नहीं है आपके पास में, दैट्स द नेचुरल बिहेवियर आपके पास में। दैट मीन्स इसमें हम कैसे तरीकों का इस्तेमाल करेंगे? जब वेरीफाइड वर्ड आ गया तो हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे एंड हम साइंटिफिक ही एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इसने ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया आपके पास में। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? अगेन इसकी एक लिमिटेशन है आपके पास में। लिमिटेशन क्या है आपके पास में? कि आप किसको फोकस कर रहे हैं? आप फोकस कर रहे हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, वेरीफाइड बिहेवियर, मतलब जो आपके पास में एक्सटर्नल आपको नजर आ रहा है। तो इसमें इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ही स्कूल की ये आपके पास में, दैट दिस इग्नोर्स कंप्लीटली द थॉट्स, इमोशंस एंड बाकी जितने भी मेंटल प्रोसेसेस है उन सबको ये इग्नोर करते हैं। क्लियर? ये इन सबको जो है वो इग्नोर करता है। नेक्स्ट आपके पास एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी स्कूल है आपके पास, दैट इज गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी नाम याद रखना बेटा हर एक का। मेन फाउंडर ये है, बाद में डेवलप करने वाले स्किनर साहब थे आपके पास में। ऐसी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की जब हमने बात करी, तो जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आपके पास में, इसके हमारे जो स्कूल था इसको प्रपोज किया था कॉफका, कोहलर एंड वर्दीमन ने। ये आपके पास में मेन फादर्स ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है हमारे पास में। इट्स कर्ट कॉफका, कहीं कर्ट लिखा होगा फिर तुम कहोगे कि भाई आपने बताया वो अलग है और ये अलग है। नहीं, इट्स फुल नेम इज कर्ट कॉफका मैक्स वर्दीमर एंड वुल्फगैंग कोहलर। ये हमारे पास गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट है आपके पास में। इनका जो मेन आइडिया आपके पास में है, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट का मेन आइडिया, इनका मेन आइडिया क्या है? गेस्टॉल्ट का मेन आइडिया याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मेन आइडिया क्या है? गेस्टॉल्ट का मेन आइडिया आपके पास में, दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। कहते द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स
पार्ट्स आपके पास में, समझो इस चीज को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो फोकस किया ह्यूमन परसेप्शन पे। कहता है आप ह्यूमन के किसी सिर्फ एक माइंड, मेंटल प्रोसेस या बिहेवियर की स्टडी नहीं कर सकते। इनका कहना था आपके पास में कि देयर इज अ वेरी वास्ट ह्यूमन नॉलेज, परसेप्शन, जो आपको याद रखनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी। क्यों? इनका मानना था कि जो ह्यूमंस आपके पास में, पीपल है आपके पास में, दे परसीव ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स एज कंप्लीट पैटर्न्स। इनका बिलीव क्या था? दे बिलीव दैट पीपल परसीव objects and events as complete patterns rather than separate elements. कि भाई इंसान अगर किसी भी चीज के लिए रिएक्ट कर रहा है, आपके पास पानी के लिए भी रिएक्ट कर रहा है आपके पास में, तो वो उसको एक एज अ होल पैटर्न के फॉर्म में लेता है कि भाई पानी उसके शरीर के लिए भी जरूरी है, वो उसके डाइजेशन में मदद करेगा आपके पास में, उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, देन वेस्ट के रिमूवल में मदद करेगा आपके पास में। तो अलग अलग सेपरेट एलिमेंट्स को नहीं करते, वो एज अ उसको होल लेके रखते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट योगदान ये था कि दिस इम्प्रूव द परसेप्शन एंड लर्निंग। दिस इम्प्रूव्ड परसेप्शन एंड लर्निंग। पहले हमने क्या करना है, हम पहले क्या करते थे कि भाई कोई भी एक प्रॉब्लम है या कुछ है, उसका एक पार्ट हमने समझ लिया और इस पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या होगा, आपने एज अ होल उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो वो प्रॉब्लम वापस आ जाएगी। जैसे बोलते हैं ना दवाई का कोर्स पूरा करना जरूरी है, तो आपने एज अ होल उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, वो वापस से प्रॉब्लम उठ के आ जाएगी। वो कहते हैं कि आप जो है वो एज अ होल पूरे को सॉल्व करो, तो ये आपके परसेप्शन और लर्निंग को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट स्कूल आता है आपके पास में साइको एनालिसिस का, आपके पास साइको एनालिटिक स्कूल। आप इसको 12th में पढ़ेंगे डिटेल में। इसके फाउंडर थे सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड, ही इज द मेन फाउंडर ऑफ दिस स्कूल आपके पास। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने इसको जो है वो प्रपोज किया था। इनका फोकस था अनकॉन्शियस माइंड एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे। किस पे? अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस तो आप समझ गए, आपके पास में जो बचपन में आपने समझा, गेन किया, वो आपके पास में आ जाता है। पर जब हम बात करें अनकॉन्शियस माइंड की, तो समझिए, देखो आपके माइंड के ना 3 पैटर्न बन जाते हैं हमारे पास, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस आप, मैं बोल रही हूँ, आप अभी मेरे को समझ रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स अ कॉन्शियस माइंड। आपका अनकॉन्शियस क्या है आपके पास में? अनकॉन्शियस में आते हैं आपके पास में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स आपके पास, भाई आपका किसी के साथ में या मेरे साथ में, मान लो मैंने किसी चीज पे आपको डांट मार दिया और आपको लगता है मेरे को वो डांट नहीं मारनी चाहिए थी, दैट वेंट इन योर अनकॉन्शियस माइंड। तो दोबारा कभी आपके पास में वैसी सिचुएशन आएगी तो वो आपके थॉट में उठ के आ जाएगा। या कई बार ऐसा होता है कि आप सो रहे होते हो तो आपको कोई पुरानी बात याद आ जाती है और आपके सपने में, ड्रीम में वही चीज आ रही है आपके पास में, कोई हिडन डिजायर आपके पास या अनफिल्ड डिजायर आपके पास में, या कन्फ्लिक्ट आपका जो होता है वो इसमें आते हैं। तो इसमें जब हम अनकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं इन्हीं की, हमारे ड्रीम्स के, कन्फ्लिक्ट्स की, पर्सनालिटी की। हम इनकी बात करते हैं आपके पास। तो इनसे डील करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स लेके आए, ये थ्योरीज लेके आए आपके पास में। तो यहां से हमारे पास में आई थी साइकोथेरेपीज, साइकोथेरेपीज एंड पर्सनालिटी थ्योरीज, जो इनको रेक्टिफाई करने में, ठीक करने में मदद करते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि किसी बंदे ने कोई एक मूवी देखी या कोई एक घटना देखी, लाइक अगर मान लो जलियांवाला बाग का जो जिंदा इंसान है, उसको वो सीन का हॉरर है, तो कहीं वो गन फाइटिंग सुनेगा तो वो एग्जाइटी में चला जाता है आपके पास से। तो दैट एग्जाइटी आपके पास में क्या है, वो अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है आपके पास, और उस एग्जाइटी को रिमूव करने के लिए जो आप उसको थेरेपी दे रहे हो, दैट इज योर साइकोथेरेपी आपके पास में। तो फ्लूइड साहब ने आपके पास में इन्हीं पे काम किया था। प्रॉब्लम यही आई थी आपके पास में कि कई सारे ऐसे आइडियाज होते हैं हमारे पास में जिनकी स्टडी आपके पास में साइंटिफिकली नहीं की जा सकती है। तो इसकी लिमिटेशन आपके पास में यही है। देखो हर एक स्कूल की अपनी एक लिमिटेशन है।
उस लिमिटेशन के कारण ही फर्दर दूसरा स्कूल बनता है आपके पास में। तो कई सारे ऐसे आइडियाज हैं, मेनी आइडियाज आर डिफिकल्ट टू टेस्ट। भाई आप नहीं टेस्ट कर सकते। मैं कह रही हूँ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आपके पास में, भाई एक बच्चा जब आपके पास में, वो कहते हैं ना जैसे अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही अपने क्या कहते हैं उसको, क्या था वो, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया। सो यू कांट साइंटिफिकली प्रूव समथिंग और टेस्ट समथिंग इन द मदर्स वॉर्म कि भाई माँ के पेट में बच्चा जो है वो किस तरह का मूवमेंट कर रहा है, उसकी क्या परसेप्शन है, वो क्या सोच रहा है, वो चीज नहीं कर सकते हैं। तो सेम चीज है आपके पास, कई ऐसे आइडियाज होते हैं जिनको कि आप साइंटिफिकली टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको नहीं बता सकते। नेक्स्ट स्कूल आता है आपके पास में ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी का। इट्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी आपके पास में, मैस्लो एंड रॉजर्स, कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो आपके पास में, ये दो हमारे पास में ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कि हमें सबसे ज्यादा ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में बताया है। इनका क्या कहना था कि भाई हर एक बंदे की अपनी पोटेंशियल है, मतलब ह्यूमैनिस्टिक का मतलब ही यही है आपके पास में। तो ये एकदम वो चलेगा, क्या कहते हैं, रेबिलियस हो गया आपके पास में, दैट वेंट टोटली ऑपोजिट टू दैट साइको एनालिसिस, ऑपोजिट टू साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म। कैसे? देखो साइको एनालिसिस क्या कहता है आपके पास में कि भाई आपका अनकॉन्शियस जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपके बिहेवियर को, तो उसकी स्टडी करो। ये क्या कहते हैं आपके पास में कि भाई सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी है हमारे पास में, और हर एक ह्यूमन जो है वो अपनी इनर पोटेंशियल के हिसाब से काम करता है। बिहेवियर भी आपके पास में क्या कहते हैं भाई, अडेप्टिव टू इन्वायरमेंट होता है, पर कहते हैं नहीं हर एक तो अपना इन्वायरमेंट के साथ अलग करेगा। भाई सामने प्लेट रखी हुई है आपके पास में, अगर किसी को मीठा पसंद ही नहीं है, स्वीट्स की प्लेट रखी हुई है, तो चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी लालच दे लो, वो बंदा उसका मीठा खाने को रेडी नहीं होगा आपके पास में। क्यों भाई? वो उसका है ही नहीं, आपकी एबिलिटी नहीं है उसकी उस चीज के लिए। तो इनका जो मेन आइडिया था ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का, ये यही चीज थी, कहते हैं कि हर एक जो पर्सन है, एवरी पर्सन हैज द पोटेंशियल, एवरी पर्सन हैज द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। हर एक बंदे की अपनी जो है वो एक ग्रोथ पोटेंशियल है, सेल्फ डेवलपमेंट की पोटेंशियल है, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो कहते हैं ना कि भाई इस बच्चे का तो रिजल्ट आपके पास में इंप्रूव ही नहीं हो रहा, या ये बंदे पे तो दवाई लग ही नहीं रही है। क्यों नहीं लग रही है? भाई इसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। दैट्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। भाई उसकी अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि भाई मुझे करना ही नहीं है आपके पास में। और ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये पर्सन के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करते हैं। भाई उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है, उसने जो उम्मीदें या कुछ भी करी वो बार बार ना उम्मीद होता रहा आपके पास में। उसकी ह्यूमन क्वालिटीज दूसरों से अलग है, वो उसकी फ्री विल है, अपनी खुद की इच्छा है कि भाई मुझे ये करना है या नहीं करना है। और इसी ने जो है वो काउंसलिंग को राइज किया था, एजुकेशन काउंसलिंग आपके पास में जो आया आपके पास, इसी का एक पार्ट है कि हमें हर एक की एबिलिटी को समझना है और उस एबिलिटी के हिसाब से उसको डायरेक्शन देनी है। ये नहीं कि बंदा 99 लेके आ रहा है तो भाई तूने इंजीनियर बनना है, भाई तूने मेडिकल करना है, ना 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 ना। उसकी एबिलिटी क्या है बंदे की यार, उसका मेन आपके पास में फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसको समझो, उस हिसाब से उसको आप आगे ग्रो करने के लिए मदद करो। दैट इज योर वर्क इज टू अनफोल्ड हिज इनर पोटेंशियल, अनफोल्ड हिज और हर इनर पोटेंशियल। हाँ दोनों की करनी है, हिज और हर इनर पोटेंशियल आपके पास में। समझ में आई बात? एंड द नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्कूल, साइकोलॉजी स्कूल आपके पास में। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव। देखो जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, देखो आपके पास दो चीजें आती हैं, एक जैसा ही प्रोनाउंसिएशन जाएगा, थोड़ा सा फर्क होता है आपके पास तो परेशान हो जाता है। तो समझो जब कॉग्निटिव है ना, कॉगी, कॉगी का मतलब है मेंटल प्रोसेस। मतलब इसमें हम सारे के सारे जो अपने मेंटल प्रोसेस एंड डिफरेंट उनकी बात कर रहे हैं कि कैसे इंसान का जो दिमाग है आपके पास में, हाउ योर माइंड कंस्ट्रक्ट थिंग्स, हाउ यू एक्सप्लोर योर फिजिकल एंड सोशल
इन्वॉल्वमेंट आपके पास, आप उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हो, मतलब आपकी हम बात कर रहे हैं इसमें थिंकिंग की, मेमोरी की, आपके परसेप्शन की, लैंग्वेज की, इंटेलिजेंस की, एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। साथ में ही किसकी बात हो रही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की भी बात हो रही है आपके पास में। इसके जो हमारे पास सबसे मेन पर्सन जो आपके पास इन्फ्लुएंसिव पर्सन है, दैट इज जीन पियाजे आपके पास में। पियाजे साहब है, फिर वाइगॉट्स्की भी आए आपके पास में, नीजर आए आपके पास, अल्रिक नीजर, जीन पियाजे, बहुत बढ़िया बढ़िया थ्योरीज दी हैं इन्होंने जो हमें आगे भी पढ़नी है, एंड वाइगॉट्स्की। ये आपके पास में कॉग्निटिव स्कूल के सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं आपके पास में। इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि लोगों का जो प्रोसेस है, पीपल का जो प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को गैदर करने का, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का और उसको यूज करने का, वो काफी वेरी करता है। प्याजे ने कहा कि जो बच्चे हैं ना आपके पास में, बच्चे अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं स्टोरीज को कंस्ट्रक्ट। कहते हैं चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन माइंड्स। कौन सिखाता है बच्चे को कि भाई तुझे अगर भूख लगे तो बेटा तू रो, नहीं, वो खुद समझ जाता है मैं रोता हूं तो मुझे अटेंशन मिलता है, और अटेंशन मिलता है तो भाई मेरी जरूरत के बारे में जो है वो सोचा जाता है, वो रोना स्टार्ट कर देता है। थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको कौन सिखाता है, पानी को ममम बोलो ममम बोलो। 99% बच्चे जो है वो पानी पीना है ममम बोलेंगे आपके पास। किसने सिखाया, किसी ने। तो वो एक्टिवली खुद से अपने दिमाग में चीजों को कंस्ट्रक्ट करने लगते हैं आपके पास में। वहीं पे जो वाइगॉट्स्की साहब थे, वाइगॉट्स्की का क्या कहना था, इन्होंने कहा कि माइंड जो है वो आपके पास में आपके कल्चर से भी इन्फ्लुएंस होता है। कहते माइंड इज अ जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्शन and emerges as a result of interaction। कहते हैं माइंड आपके पास में जो है वो कंस्ट्रक्टिव फेज में चलेगा, बनता जाएगा, बिगड़ता रहेगा आपके पास में। और कैसे होता है, इंटरेक्शन के थ्रू आपके पास होता है। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे आपके पास में उतना ये बढ़ता जाएगा, बनता जाएगा। तो मॉडर्न एरा में अगर हम बात करें तो ह्यूमन साइकोलॉजी आपके पास में जो है वो एक डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी की तरह स्टार्ट हुआ था। पहले तो आपके पास कोलकाता यूनिवर्सिटी में, जहाँ सबसे पहले साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर सबसे पहली लैब आपके पास में बनाई गई थी। ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो आपके पास में पहले, सबसे पहले जब इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो ह्यूमन साइकोलॉजी हमारे पास में पहले सबसे पहले आया। इसका अपना सेपरेट डिपार्टमेंट मीटिंग था। ये किस में था, ये था आपके पास में फिलॉसफी के डिपार्टमेंट में। और सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ भाई, कोलकाता यूनिवर्सिटी में आपके पास में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे एज एन एक्सपेरिमेंटल तौर पे आपके पास में साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और सबसे पहली लैब, बात हो रही है इंडिया की, सबसे पहली लैब आपके पास में यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी आपके पास में बनाई गई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे पहला डिपार्टमेंट आपके पास में, मतलब 1960 में आपके पास में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी आया। पहले डिपार्टमेंट था भी नहीं, एज एन एक्सपेरिमेंट बेसिस पे आपके पास साइकोलॉजी को एज एन सब्जेक्ट आपके पास में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इसका डिपार्टमेंट आया, देन आपके पास में ये बढ़ता गया, और 1938 में आपके पास में अप्लाइड साइकोलॉजी का हमारे पास में डिपार्टमेंट आ गया। सबसे ज्यादा इसमें जो प्रोमिनेंट रोल आपके पास हम बोलेंगे डॉक्टर NN सेन गुप्ता। दिस इज डॉक्टर NN सेन गुप्ता, इनका बहुत ही ज्यादा इसमें रोल है आपके पास। समझ में आ रही है बात? तो समझ लीजिए मेजर स्कूल्स क्या आपके पास में। सबसे पहला स्ट्रक्चरलिज्म है आपके पास बुंडेट साहब का, फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स का, बिहेवियरिज्म स्किनर साहब का या वॉटसन बोले, एंड कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। जो मैंने आपको कहा था मेन आपके 4-5 आपको पढ़ने हैं, तो यहाँ पे आपको अभी आपको 11th में 4 पढ़ने हैं। स्ट्रक्चरलिज्म बेसिक जो हमारा माइंड का स्ट्रक्चर है उसके साथ में डील करता है, जिसके लिए हम बेसिकली सबसे ज्यादा इंटरव्यू का इस्तेमाल करते हैं।
फंक्शनलिज्म की बात करें आपके पास में, तो ये कहता है भाई किस तरह से आप अडाप्ट कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट के साथ और आप रिएक्ट कर रहे हो, फंक्शन कर रहे हो, तो अडाप्टिव फंक्शंस वो करेगा। बिहेवियरिज्म आपके पास में ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स और कंडीशनल रिस्पॉन्सेस, दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करता है, जिसमें कई सारी स्टडीज की गई थी आपके पास में, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल स्टडीज की गई आपके पास, और हमने बिहेवियर को स्टडी किया था। कॉग्निटिव में आपके पास सबसे बड़ा योगदान पियाजे साहब का आता है, जो कि आपके थॉट, मेमोरी, परसेप्शन की बात करते हैं कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आप किस तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस जो आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है उनको आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो फिर से समझ लीजिए, स्ट्रक्चरिज्म किस पे फोकस करता है, ये एनालाइज करता है स्ट्रक्चर जो ह्यूमन बॉडी का है और किस तरह से आप छोटे छोटे एलिमेंट्स में अपनी बॉडी को, माइंड के एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, यूज करते हैं। और इसमें जो हमारे पास मेथड यूज किया गया है वो इंट्रोस्पेक्शन का आपके पास मेथड है, पर बहुत क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि कहते हैं ये रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट फंक्शनलिज्म है आपके पास में, जिसमें कि हम एलिमेंट्स पे फोकस ना करके हम बात करते हैं आपके पास में कि किस तरीके से आपका माइंड जो है वो बिहेव कर रहा है, फंक्शन कर रहा है अलग अलग कंडीशन में, जिससे कि आप इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। गेस्टॉल्ट हमारे पास में वीमर साहब का था आपके पास, जिसमें कि हमने देख, तो ये स्ट्रक्चरलिज्म का आपके पास में एक रिएक्टिव स्कूल आपके पास में बना था, जिसने कि हमारे माइंड किस तरह से आपके पास बिहेव कर रहा है, परसीव कर रहा है एक्सपीरियंसेस को, उनको अलग अलग जानने की कोशिश करी। मेन फंडा इसका यही था, कहता है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, तो उसके एलिमेंट्स को ना पढ़ के आप उसके पूरे की स्टडी करेंगे। बिहेवियरिज्म ने टोटली इंट्रोस्पेक्शन को मना कर दिया, कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन आपके पास में जो है वो बहुत ही अनरिलायबल होता है आपके पास। इन्होंने कहा हम तो बस माइंड के कॉन्शियसनेस की जो है वो स्टडी करेंगे, जिसमें स्किनर ने बहुत थ्योरीज दी आपके पास में, और हर एक में साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल मेजरेबल बिहेवियर को, स्टिमुलस रिस्पॉन्स को फोकस किया गया है। साइको एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल 12th के हिसाब से। अभी आपको 4 ही पढ़ने हैं बेटा, ये बाकी आप 12th में पढ़ेंगे, जिसमें कि सिगमंड फ्रॉयड ने हमारे पास में ह्यूमन बिहेवियर को उसके अनकॉन्शियस माइंड का, डिजायर्स का, कॉन्फ्लिक्ट्स का इन्फ्लुएंस माना था। कहा कि भाई पर्सनालिटी बहुत डायनेमिक है, बहुत चेंजिंग पर्सनालिटी है, और इसमें जितने भी बदलाव आते हैं आपके पास में ये आपके अनकॉन्शियस माइंड के ऑब्जर्वेशंस के कारण, उसमें जो हिडन डिजायर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स रह गए हैं उनके कारण आते हैं। ह्यूमनिस्टिक थे कार्ल रॉजर्स आपके पास में, ये बिहेवियर और साइको एनालिसिस को दोनों को रिजेक्ट करते हुए कहते हैं ह्यूमन सोशल इन्वायरमेंट में आपके पास में रह रहा है, तो सोशल इन्वायरमेंट में ह्यूमन जो है वो किस तरीके से अपने कल्चर, सोशल के साथ में रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है और इमर्ज कर रहा है अपनी पर्सनालिटी को। एक बच्चे से लेके अडल्ट तक उसमें जो आपके पास बदलाव आ रहे हैं, बचपन में वो बड़ा ही सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फलेस था, पर आगे जाके वो बड़ा मैच्योर हो गया, रिस्पॉन्सिबल आ गया, तो वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे फोकस करते हैं। क्लियर? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्लियर हो गए एकदम? आई थिंक इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे।